गायत्री ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी की रचना पढ़ी और उसमें हमने देखा कि मेंडलीव ने किस प्रकार 63 तत्वों को पूरी तरह से उनका उचित स्थान दिया। वर्गीकरण का आधार उन्होंने परमाणु द्रव्यमान को रखा और समान गुणधर्म वाले तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में देखी थी। आज का हमारा मुद्दा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषता। तो ये विशेषता पढ़ने से पहले मेंडलीव ने ये पूरी तरह से बता दिया कि ये जो जानकारियाँ हैं ये अंतिम ना होकर इनमें परिवर्तन किए जा सकते हैं, यानी कि समयानुसार खोज के अनुसार इनमें परिवर्तन किए जा सकते हैं, ऐसा उन्होंने पहले ही बता दिया। तो पहली विशेषता उन्होंने बताया कि योग्य स्थान देते बने। पहली विशेषता के बारे में समझते हैं कि तत्वों को योग्य स्थान देते बने, योग्य स्थान मिले। किसको? तत्वों को योग्य स्थान देते बने, इसलिए परमाणु द्रव्यमानों का पुनः जांच करवाया गया। पुनः कुछ ऐसे तत्व थे जिनके परमाणु द्रव्यमान की पुनः जांच हुई और ऐसे तत्वों में बेरिलियम एक ऐसा तत्व था जिसके परमाणु द्रव्यमान की पुनः जांच हुई। तो जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई तब बेरिलियम 14.9 इसका परमाणु द्रव्यमान था और बोरॉन का परमाणु द्रव्यमान जो था वो 11 था। लेकिन जब बेरिलियम की पुनः जांच की गई तो बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान जो है वो 9.4 हो गया और बोरॉन का तो 11 ही था। तो पहली कंडीशन में बोरॉन को इस बेरिलियम के पहले रखा गया। बोरॉन को बेरिलियम के पहले रखा गया। क्यों? क्योंकि इसका परमाणु द्रव्यमान बेरिलियम के परमाणु द्रव्यमान से कम था, तो कम वाला पहले, ज़्यादा वाला बाद में। लेकिन जब पुनः जांच हुई तब क्या हुआ? बेरिलियम कम हो गया, बोरॉन ज़्यादा हो गया। तो बेरिलियम को अब बोरॉन के पहले रखा गया, यानी कि बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान 9.4 और उसके बाद बोरॉन का रखा गया। पहली कंडीशन में पहले बोरॉन बाद में बेरिलियम, दूसरी कंडीशन में पहले बेरिलियम बाद में बोरॉन। समझ में आ रहा होगा आपको ये बातें। तो इस प्रकार पुनः जांच करने पर बेरिलियम और बोरॉन के कन्फ्यूजन को दूर किया गया और इन तत्वों को उनका उचित स्थान मिला। दूसरा मुद्दा देखते हैं। मेंडलीव ने कुछ स्थान रिक्त रखे थे। भविष्य में होने वाले तत्वों की खोज हो इसलिए उन्होंने कुछ स्थान रिक्त रख दिए थे। क्यों रिक्त रख दिए थे? क्योंकि उनको पता था कि आगे चलकर बहुत सारे ऐसे तत्वों की खोज होने वाली है कि जिनका स्थान होना चाहिए। उनके गुणधर्मों के बारे में उनको पता था, उनके परमाणु द्रव्यमानों के बारे में उनको पता था, लेकिन वो उन तत्वों के नाम को स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे कुछ तत्व, 3 तत्व जिनका नाम उन्होंने टेम्पररी फॉर्म में एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन रखा था और बाद में उनके नाम, ओरिजिनल नाम को खोजा गया। यानी कि पहला तत्व एका बोरॉन, जिसका उन्होंने परमाणु द्रव्यमान निकाला। कितना निकाला? 44 निकाला। परमाणु द्रव्यमान उन्होंने 44 निकाला। फिर अगला तत्व था एका एल्यूमिनियम और इसका परमाणु द्रव्यमान 68 हुआ करता था। उसके बाद उन्होंने तीसरा तत्व देखा एका सिलिकॉन और इसका परमाणु द्रव्यमान कुछ 72 हुआ करता था। यानी कि परमाणु द्रव्यमान को खोज चुके थे, वो परमाणु द्रव्यमान को खोज चुके थे, इन तीनों तत्वों के गुणधर्मों को खोज चुके थे, लेकिन उनको नाम नहीं अभी मिला हुआ था। इसलिए उन्होंने थोड़ी देर के लिए टेम्पररी नाम रखा था एका बोरॉन, एका सिलिकॉन और एका एल्यूमिनियम। एका बोरॉन का बाद में जब कालांतर में नाम की खोज हुई तो एका बोरॉन का नाम पड़ा स्कैंडियम, स्कैंडियम जिसका संकेत Sc। एका एल्यूमिनियम का नाम पड़ा गैलियम, गैलियम और इनका संकेत मिला Ga और एका सिलिकॉन का नाम पड़ा जर्मेनियम और इसका संकेत Ge। तो इस प्रकार से ये मुद्दा जिसमें उन्होंने कुछ स्थान रिक्त रखे तत्वों के लिए, उनके सारे गुणधर्मों को वो पढ़ चुके थे, परमाणु द्रव्यमान को पढ़ चुके थे, लेकिन वो
उनके नामों को पता नहीं कर पाए, तो कालांतर में इनका नाम स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के स्वरूप में पाया गया। अब तीसरा मुद्दा, विशेषता की तीसरा मुद्दा जो है वो निष्क्रिय गैस की है। निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस का डिटेल हम आगे आने वाले बहुत सारे वीडियोस में पढ़ेंगे कि निष्क्रिय गैस क्या होती है। लेकिन इन सारे तत्वों की खोज के बाद 63 तत्व खोजे जा चुके थे, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे तत्वों की खोज होती गई और निष्क्रिय गैस का समूह ऐसे कुछ तत्व पाए गए, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन। ये सारे गैसेस निष्क्रिय गैसेस के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो अब सारणी को बिना डिस्टर्ब किए, सारणी में बिना कोई व्यवधान डाले मेंडलीफ ने क्या किया, एक अलग समूह बना दिया और उस समूह में निष्क्रिय गैसों वाले तत्वों को पूरी तरह से बिठा दिया और इस समूह को उन्होंने नाम दिया शून्य समूह। तो ये 3 विशेषताएं थी मेंडलीफ की और ये तीनों विशेषताओं को हमें पूरी तरह से याद करना है और अच्छी तरह से इसे समझ कर लेना है। इसको और अच्छे से डिटेल में समझने के लिए हम सारणी का उपयोग करके इसको समझ कर लेते हैं। तो यह है आपकी आवर्त सारणी। एक बार फिर से इस आवर्त सारणी का एक बार फिर हम निरीक्षण करेंगे और विशेषताओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो मेंडलीफ ने अपनी विशेषता में बताया कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों की पुनः जांच हुई। तो इस परमाणु द्रव्यमान की पुनः जांच में सबसे इम्पॉर्टेंट तत्व जो था वो बेरिलियम था और इस बेरिलियम के परमाणु द्रव्यमान की फिर से जांच की गई। पहले जब बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान देखा गया था तो वो 14.09 था, जो कि बोरॉन के परमाणु द्रव्यमान से अधिक था। इसलिए बेरिलियम को बोरॉन के बाद में रखा जाना चाहिए था। लेकिन जब पुनः जांच हुई तो फिर हमें पता चला कि बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान 14.09 ना होकर 9.4 है और इसलिए उसे बोरॉन के पहले स्थान मिला। तो ये था उनका पहली विशेषता। उसके बाद दूसरी विशेषता के अंतर्गत उन्होंने कुछ ऐसे न खोजे गए तत्वों के स्थान को रिक्त रखा था। मतलब कुछ ऐसे तत्व जिनकी खोज अभी तक नहीं हुई थी, उनके परमाणु द्रव्यमानों और उनकी विशेषताओं की खोज तो हो चुकी थी, परंतु उनके, जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये वाला तत्व है परमाणु द्रव्यमान 68, फिर 72, ये 3 तत्व ऐसे हैं जिनकी खोज हो चुकी थी, उनके परमाणु द्रव्यमानों की खोज हो चुकी थी, उनकी विशेषताओं की खोज हो चुकी थी, परंतु उनका नाम क्या दिया जाए। तो ऐसे तत्वों को उन्होंने कुछ टेम्पररी नाम दिए, जैसा हमने पहले समझा कि टेम्पररी नाम दिए। एका बोरॉन, जिसका परमाणु द्रव्यमान 44, उसका नाम एका बोरॉन, जिसका परमाणु द्रव्यमान 68, उसका नाम एका एल्यूमिनियम और ये है एका सिलिकॉन। तो ये 3 तत्व ऐसे थे जिनको उन्होंने कुछ समय के लिए टेम्पररी नाम दिए थे। लेकिन जब कुछ समय यानी कालांतर में जब उन तत्वों के नाम की खोज हुई तो एका बोरॉन का नाम स्कैंडियम पड़ा, फिर एका एल्यूमिनियम का नाम गैलियम पड़ा और एका सिलिकॉन का नाम जर्मेनियम पड़ा। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ ऐसे रिक्त स्थान छोड़कर रखे थे जिन तत्वों के नामों की खोज नहीं हुई थी। अब तीसरी विशेषता में मेंडलीफ ने बताया कि कुछ 19वीं शताब्दी के अंत तक निष्क्रिय गैस की खोज हुई। अब निष्क्रिय गैस का समावेश इस पूरी सारणी में कहीं पर भी नहीं था, इसलिए मेंडलीफ ने क्या किया कि यहाँ पर बिना इस सारणी को डिस्टर्ब किए एक अलग कॉलम, एक अलग समूह बना दिया और उस समूह का नाम शून्य समूह रख दिया और इस समूह में उन्होंने निष्क्रिय गैसों का समावेश किया, जिसकी वजह से ये पूरी सारणी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुई। इस पूरी सारणी में कोई भी व्यवधान नहीं पड़ा। तो इस प्रकार से हमने मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताओं को समझा। तो अब हम देखते हैं मेंडलीफ के आवर्त सारणी की विषमताएं। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुछ त्रुटियां रह गई थी, उन त्रुटियों को एक एक करके हम देखें। एग्जाम में ये विषमताएं 3 नंबर की पूछी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली त्रुटि, पहली विषमता, मतलब मेंडलीफ ने क्या गलती कर दी, क्या वो भूल गए, किन बातों पर उनका ध्यान नहीं पहुंचा, उन सारे मुद्दों को हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। चलो देखते हैं। पहला है कोबाल्ट और निकेल की बातें। तो कोबाल्ट और निकेल की बातें करें तो जैसा कि
मेंडलीफ ने आधार बनाया परमाणु द्रव्यमान को और परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में तत्वों को अरेंज किया। लेकिन कोबाल्ट और निकेल दो ऐसे तत्व थे जिनका परमाणु द्रव्यमान समान था, तो उनको किसको पहले रखा जाए, पहले निकेल को रखा जाए कि पहले कोबाल्ट को रखा जाए, ये उनके स्थान की निश्चिति में थोड़ी सी संदिग्धता आ गई। मतलब कि मेंडलीफ कंफ्यूज हो गए कि कोबाल्ट और निकेल दोनों के ही परमाणु द्रव्यमान तो समान है, तो किसको पहले रखा जाए, उनका स्थान निश्चित नहीं कर पाए। ठीक है, अब दूसरी विषमता के बारे में चर्चा करें तो दूसरी विषमता है भारी तत्वों की। भारी तत्वों में भी, भारी तत्व किसे कहते हैं पहले ये समझते हैं। हम अब तक तो ये समझ चुके होंगे कि हर एक तत्व का अपना परमाणु द्रव्यमान होता है। जैसे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान जो है वो 23 है, क्लोरीन का 37 है, इस प्रकार से कार्बन का 12 है। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के बारे में तो समझा ही। तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। अब 63 तत्वों को खोजा था और परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में, तो जैसे जैसे परमाणु द्रव्यमान बढ़ते गए वैसे वैसे तत्व प्राप्त होते गए और कुछ ऐसे तत्व मिले जिनका परमाणु द्रव्यमान बहुत ज़्यादा था। तो जिन तत्वों का परमाणु द्रव्यमान बहुत अधिक होता है उसे क्या कहा जाता है, भारी तत्व कहा जाता है। जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम जैसे तो तत्व होते हैं इनका परमाणु द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं, भारी तत्व कहते हैं। तो परमाणु के मेंडलीफ के आवर्त सारणी में बहुत सारे ऐसे भारी तत्व थे, लेकिन दो भारी तत्वों के बीच कितने तत्व रखे जाएं इसके बीच थोड़ी सी उनको संदिग्धता थी, थोड़े से वो कंफ्यूज थे। तो दो भारी तत्वों के बीच के जो तत्व हैं वो कौन से होंगे ये वो पता नहीं कर पाए। इस मुद्दे को हम डिटेल में जब आगे आवर्त सारणी के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगी कि भारी तत्वों के अंदर कितने सारे रिक्त स्थान बच गए थे। ठीक है, तीसरा मुद्दा आता है समस्थानिक का। ये मुद्दा थोड़ा सा जटिल है, समझने की कोशिश करते हैं समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक को अंग्रेजी में आइसोटोप कहा जाता है। बहुत ही डिटेल बातें हैं इसकी, पर हम यहाँ पर शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक समान, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु द्रव्यमानांक भिन्न हो, तो ऐसे तत्वों को समस्थानिक कहा जाता है। कहते हैं यानी कि यदि कोई तत्व ऐसा हो, जैसे कि क्लोरीन ले लीजिए, यदि कोई तत्व का परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक क्लोरीन का 17 और इसका परमाणु द्रव्यमानांक जो होता है वो 35, लेकिन क्लोरीन का एक और परमाणु हो जिसका परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमानांक अलग हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक में और एक एग्जांपल लिया जा सकता है C12 और C14 का। अब यहाँ पे कार्बन का परमाणु क्रमांक जो है 6 है, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमानांक 12। यहाँ पर कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमानांक जो है वो 14। तो इस तरीके से जो दो समस्थानिक यहाँ पर है, वैसे तो इतने सारे तत्वों में कई सारे तत्व जो समस्थानिक के गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन फिलहाल हम इन दो उदाहरणों के साथ आगे चलते हैं। कहने का मतलब समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक मतलब ऐसे तत्व जिनके दो परमाणुओं में उनका परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु द्रव्यमानांक अलग अलग हो। तो यदि आप क्लोरीन के 35 और 37 इन दोनों अलग अलग परमाणुओं के को ऑब्जर्व करेंगे तो क्लोरीन को तो आवर्त सारणी में एक ही स्थान मिला गया, तो इस स्थान पर कौन से क्लोरीन को रखा जाना चाहिए, क्लोरीन 35 को रखा जाना चाहिए या क्लोरीन 37 को रख दिया जाना चाहिए।
इसी प्रकार कार्बन को आवर्त सारणी में एक ही स्थान प्राप्त हुआ, तो अब कार्बन के कौन से कार्बन को यहाँ पे स्थान मिलना चाहिए, कार्बन 12 को मिलना चाहिए कि कार्बन 14 को मिलना चाहिए, इस बारे में मेंडलीव पूरी तरह से कंफर्म नहीं थे। यानी कि समस्थानिकों के स्थान को देने के लिए उनके मन में बहुत सारी संदिग्धताएं आ गई थी, बहुत सारी त्रुटियां आ गई थी कि किस प्रकार समस्थानिक वाले तत्वों को स्थान प्राप्त कराया जाए। तो समस्थानिक की बातें आपको समझ आ रही होंगी। आगे चलते हैं। चौथी त्रुटि, चौथी विषमता, बहुत ही महत्वपूर्ण विषमता कि मेंडलीव हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं कर पाए। हाइड्रोजन को कौन सा स्थान मिलना चाहिए? जैसा कि यदि हम आवर्त सारणी को देखेंगे तो सबसे पहले हाइड्रोजन ही दिखाई देता है और हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमानांक 1 दिखाई देता है हमको। तो हाइड्रोजन के स्थान की निश्चिति नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है वो एक बार हैलोजन इस समूह के गुणधर्म को प्रदर्शित करता है और यही हाइड्रोजन जो है वो क्षारीय धातुओं के गुणधर्मों को भी प्रदर्शित करता है। देखते हैं कैसे। मतलब हाइड्रोजन को हैलोजन के समूह में रखा जाए या हाइड्रोजन को क्षारीय धातुओं के समूह में रखा जाए तो हाइड्रोजन के स्थान की निश्चिति नहीं हो पाई। अब ये देखें कि हैलोजन के गुणधर्म को कैसे प्रदर्शित करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, यदि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण की आकृति को बनाई जाए तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब यदि किसी तत्व के साथ प्रतिक्रिया कर ले तो ये अपना द्विक पूरा कर सकता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, एक इलेक्ट्रॉन उसको लेना होता है। तो इस प्रकार से अब हैलोजन, कोई एक हैलोजन आप ले लो, हैलोजन में अगर आप क्लोरीन ले लेते हैं तो क्लोरीन की यदि इलेक्ट्रॉनिक संरूपण की आकृति बनाई जाए तो क्या बनेगी? 287। इस प्रकार से इसकी आकृति बनेगी। मतलब बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 होंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन और एक स्थान जो है वो रिक्त होगा। जैसे यहाँ पर एक स्थान रिक्त था, यहाँ पर भी एक स्थान रिक्त है, तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ये हाइड्रोजन अपना द्विक पूरा करेगा एक इलेक्ट्रॉन लेकर, ये जो हैलोजन यानी क्लोरीन जो है वो अपना अष्टक पूरा करेगा। तो इस प्रकार एक एक इलेक्ट्रॉन लेने का कार्य हाइड्रोजन और हैलोजन करते हैं। इसके साथ साथ में जैसे हाइड्रोजन जो है वो H2 अणुसूत्र बनाते हैं, ठीक इसी तरीके से जो हैलोजन होते हैं वो भी Cl2 बनाते हैं, Br2 बनाते हैं, यानी हैलोजन के गुणधर्म हाइड्रोजन में दिखाई देते हैं। तो क्या हाइड्रोजन को हैलोजन के समूह में रखना चाहिए? तो इन गुणधर्मों के आधार पे तो रखना ही चाहिए, क्योंकि हैलोजन और हाइड्रोजन के गुणधर्म जो है उनमें समानता दिखाई देती है। लेकिन अब चलते हैं, यदि क्षारीय धातुओं की बात करूं मैं कि हाइड्रोजन को क्षारीय धातुओं के समूह में भी रखा जा सकता है, तो क्षारीय धातु क्या होते हैं? तो क्षारीय धातु ऐसे धातु जिनकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है और बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, वो फटाफट तत्व इलेक्ट्रॉन देकर किसी अन्य तत्व के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे क्षारीय धातु के समूह में सोडियम है। सोडियम का यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 2A21 है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए। अब इसकी तरह ही कौन है? हाइड्रोजन है, जिसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन ही है और वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, तो ये प्रतिक्रिया कर सकता है। यदि सोडियम जैसे क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करके NaCl बना देता है, यानी कि 2A21, ये जो है ये प्रतिक्रिया करता है 287 के साथ, तो NaCl की निर्मिति हो जाती है। उसी प्रकार हाइड्रोजन भी Cl के साथ प्रतिक्रिया करके HCl बना सकता है।
अब एक और मुद्दा देखा जाए तो जैसे कि यहाँ पर आप देखें नीचे कि सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी प्रतिक्रिया करता है। सोडियम ऑक्सीजन के साथ भी प्रतिक्रिया करके Na2 यानी सोडियम ऑक्साइड बनाता है। तो हाइड्रोजन भी तो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके H2O की निर्मित करता है। कहने का मतलब कि हाइड्रोजन जो है वो क्षारीय धातुओं के गुणधर्मों को भी एक्सेप्ट करता है और हाइड्रोजन हैलोजन के गुणधर्मों के साथ भी समानता रखता है। तो अब ये कंफ्यूजन है कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए, क्षारीय धातुओं के समूह में रखा जाए या हैलोजन के समूह में रखा जाए। तो मेंडलीव जो है उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे इस तर्क को उन्होंने क्या किया, सीधे सीधे क्षारीय धातुओं यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम इस समूह में रख दिया। लेकिन वो हैलोजन के समूह में रख सकते थे क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो हैलोजन का भी गुणधर्म प्रदर्शित करता था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में बहुत सारी ऐसी 4 छोटी छोटी गलतियां भी कर दी थी जिसको सुधार कर अगली आवर्त सारणी को बनाया गया। आवर्त सारणी के माध्यम से इन सारे मुद्दों को हम और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो ये है हमारी आवर्त सारणी जिसमें हम विषमताओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली विशेषता में हमने देखा था कि मेंडलीव के इस आवर्त सारणी की जो पहली विशेषता थी उसमें हमने देखा था कोबाल्ट और निकेल के बारे में। कोबाल्ट और निकेल इन दोनों के परमाणु द्रव्यमान समान थे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ये रहा आपका कोबाल्ट दिखाई दे रहा होगा और ये है निकेल। कोबाल्ट और निकेल का परमाणु द्रव्यमान आप देखो 59 और 59 है। तो दोनों कोबाल्ट और निकेल के परमाणु द्रव्यमान समान हैं तो उनको एक ही स्थान दिया गया। उनको कैसे अलग अलग स्थान कैसे दे सकते हैं जब दोनों के परमाणु द्रव्यमान समान है। तो दोनों के स्थान की निश्चिति पूरी तरह से नहीं हो पाई थी। मतलब कोबाल्ट और निकेल का स्थान देने में मेंडलीव थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे, संदिग्धता आ गई थी। इसी प्रकार दूसरे विषमता में हमने देखी थी कि भारी तत्वों की बात की कि भारी तत्व किसे कहते हैं। भारी तत्व जैसे आप अगर इन सभी के परमाणु द्रव्यमानों को ऑब्जर्व करते जाएंगे तो यहाँ पर 59 के बाद आ रहा है 85, 87 और परमाणु द्रव्यमान लगभग बढ़ते जा रहे हैं 118, 122 और उसके बाद 140 के बाद अगर आप देखेंगे तो ये सारे रिक्त स्थान आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये रिक्त स्थान जो हैं उनमें कौन से तत्वों को, मतलब एक भारी तत्व और दूसरे भारी तत्वों के बीच जो रिक्त स्थान है उसमें कौन से तत्व रखे जाएं। जैसे यहाँ देखें आप, ये वाला एक तत्व है जिसका परमाणु द्रव्यमान 208 है और इसके बीच ये सारे रिक्त स्थान। अब इन और यहाँ पर 231 थोरियम ये तत्व, तो 208 और 231 इन परमाणु द्रव्यमानों के बीच का जो स्थान है इनके बीच कौन से तत्व होंगे इसके बारे में कोई जानकारी मेंडलीव के पास नहीं थी। तो इस प्रकार से दूसरी विषमता हमने देखी। अब यदि हम तीसरी विषमता की बात करेंगे तो हमने समस्थानिकों की चर्चा की थी कि समस्थानिक क्या है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने समझा था, यदि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमानांक असमान हो यानी परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु द्रव्यमानांक अलग अलग हो तो ऐसे तत्वों को समस्थानिक की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो इस समस्थानिक के रूप में हमने एग्जाम्पल के फॉर्म में क्लोरीन को देखा था। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्लोरीन को, तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे 35.5 बताया गया है, लेकिन क्लोरीन का एक और समस्थानिक होता है 37, क्लोरीन 37। तो अब क्लोरीन 37 को कहाँ रखा जाएगा, उसके लिए कोई अलग से कोई जगह बनाना तो मुमकिन नहीं है क्योंकि एक तत्व को एक ही स्थान मिलना चाहिए। इसलिए इस कॉलम में क्लोरीन 35 को रखा जाए या क्लोरीन 37 को रखा जाए इसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं थी। इसी प्रकार अगर एक और समस्थानिक देखें हम यहाँ पर, तो कार्बन 12 को तो स्थान मिल गया, लेकिन कार्बन 14 का क्या। कार्बन 14 जो था वो भी तो कार्बन का समस्थानिक है, लेकिन और वो कार्बन के जैसे ही गुणधर्म प्रदर्शित करता है। तो कार्बन 14 को भी अगर दूसरा बॉक्स दिया जाए, दूसरा कॉलम दिया जाए, तो कार्बन को दो
स्थान पर नहीं रखा जा सकता है। इसलिए यहाँ पे कार्बन 12 को प्रीफर करके यहाँ पर कार्बन 12 को स्थान दिया गया और कार्बन 14 के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई मेंडलीफ ने। तो समस्थानिकों को लेकर उनके स्थान को लेकर उनके स्थान कैसे निश्चित हो, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। अब मुद्दा आता है हाइड्रोजन की बात। सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा कि हाइड्रोजन का स्थान कैसे निश्चित हो। उन्होंने तो यहाँ पर हाइड्रोजन के स्थान को निश्चित कर दिया, क्षारीय धातुओं के कॉलम में हाइड्रोजन के स्थान को निश्चित कर दिया, लेकिन जैसा अभी अभी हमने समझा कि हाइड्रोजन जो है वो हैलोजन के साथ भी अच्छे गुणधर्म दिखाता है, हैलोजन के जैसे भी गुणधर्म दिखाता है, और उस हाइड्रोजन में क्षारीय धातुओं के गुणधर्म भी दिखाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन में हैलोजन और क्षारीय धातु दोनों के गुणधर्मों की समानता दिखती है। तो उसे तो यहाँ पर भी, यानी कि हैलोजन के समूह में जहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन रखा गया है, यहाँ भी हाइड्रोजन को रखा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर ही हाइड्रोजन को रखा गया, क्षारीय धातुओं के समूह में ही हाइड्रोजन को स्थान दिया गया। तो हाइड्रोजन के स्थान में भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका था। इसलिए इस तरह से मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुछ त्रुटियां पाई गई थी, जिन त्रुटियों को पूरी तरह से हटाया गया, समाप्त किया गया। अगले आने वाले वैज्ञानिक ने समाप्त किया और उन त्रुटियों को हटाकर नई आवर्त सारणी का निर्माण किया। तो इस तरह से आज हमने मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताओं को और विषमताओं को समझा। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। वीडियो को कई बार देखिए, थोड़ा सा लंबा है लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू में ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।